हेलो नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और कहाँ से नहीं पूछा जाता है। आप तैयारी करते होंगे तो आप ज़रूर जानते होंगे रोजगार पब्लिकेशन बुक को। रोजगार विद अंकित सर जो है उसी का किताब है रोजगार पब्लिकेशन बुक। आप इसमें से देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और किस किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट अथवा एम्पियर होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होती है वह एम्पियर होती है तो वोल्ट होती है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। तो इसका एसआई यूनिट जो होती है वो आपको पूरी तरह से कवर करना है। जैसे कि कार्य का एसआई मात्रक जूल हो गया, न्यूटन मीटर हो गया, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो गया, तो वोल्ट हो गया, तो एम्पियर हो गया, ये सारे आपको ध्यान में रखना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होती है वह भी एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होती है वह कूलॉम होती है। यानी कि इससे एक क्वेश्चन पक्का बनता है रेलवे के एग्ज़ाम में। तो यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो जो टॉपिक मैं इस वीडियो में बताऊंगा उस टॉपिक से अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। और अधिकतर एग्ज़ाम में होता है क्या कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है उससे आजू बाजू से क्वेश्चन घूमता है। तो हम लोग ऑप्शन को भी डिटेल में कवर करने वाले हैं, यानी कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। तो 25 में से 25 का टारगेट को हम लोग को पूरा करना है। स्वयं की एसआई पद्धति का इकाई जो होती है वह क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि स्वयं का जो यूनिट जो निकालती है वह कैसे निकालते हैं। तो स्वयं बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं द्रव्यमान गुना वेग जो होती है वह स्वयं का सूत्र होता है, यानी कि स्वयं बराबर। तो द्रव्यमान को हम लोग कैसे करते हैं, तो द्रव्यमान को हम लोग मास से डिनोट करते हैं, और मास से डिनोट करते हैं तो इसको किलो। द्रव्यमान हम लोग कैसे करते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। फिर वेग का एसआई मात्रक जो होती है सो मीटर पर सेकंड होती है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका जो होगा वह आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब देखते हैं विद्युत आवेश का एसआई यूनिट जो होती है वह क्या होती है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह कूलॉम होता है, और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रकाश वर्ष, यह क्वेश्चन जो से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है और 2021 में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग जो होती है किसके लिए किया जाता है। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, और आज की क्लास जो होगी थोड़ा फास्ट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पूरे 240 क्वेश्चन तक जाने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय कई दूरी जो होती है वह क्या कहलाती है। तो एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो 9.6 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। लेकिन यही क्वेश्चन यदि पूछेगा कि पारसेक, तो पारसेक पूछेगा कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई जो होती है वह क्या होती है। तो लेंस को हम लोग किसे मापते हैं, डायप्टर में। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो फॉर्मूला निकालते हैं, जैसे कि लेंस की शक्ति के फॉर्मूला जो होती है, जैसे बोलते हैं लेंस की शक्ति बराबर क्या होती है, 1/f। एफ जो होती है सो फोकस दूरी होती है, और पी जो होती है वह पावर होती है। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, 1/f हो गया। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला भी पूछा जाता है।
निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। यह भी क्वेश्चन बहुत तरह से रिपीट करता है, सारा दिया हुआ रहता है और बोलता है कि किसका इकाई कौन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं है, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब पूछेगा दाब का एसआई मात्रक क्या होती है, तो दाब का एसआई मात्रक जो होती है सो पास्कल होती है। और घनत्व को कैसे नापते हैं, तो घनत्व में नापते हैं तो किलोग्राम मीटर क्यूब, इसमें मापते हैं किलोग्राम, ठीक है। घनत्व तो घनत्व हो जाए, जैसे कि यहाँ क्या हो गया मीटर है, तो घनत्व जो हम लोग मापते हैं सो किलोग्राम मीटर क्यूब मापते हैं। दाब जो मापते हैं से न्यूटन मीटर स्क्वायर मापते हैं। अब विस्थापन का एसआई मात्रक जो होती है तो क्या होता है मीटर, तो मीटर को किससे डिनोट करते हैं एम से। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई जो होती है वह क्या होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक जो होती है वह वेबर होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको जरूर कवर कर लीजिएगा, अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यह बुक जो है सो रोजगार विद अंकित सर का है। विद्युत धारिता का इकाई क्या होती है, फ्राइडे होती है। सौप्रकृत का इकाई जो होती है वो इसका हेनरी होती है। और दाब का एसआई यूनिट आप लोग जानते हैं पास्कल होता है। विद्युत धारा की जो होती है एसआई यूनिट क्या होती है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ें, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक वेबर होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जानते हैं एम्पियर होती है विद्युत धारा की एसआई इकाई। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि एक एम्पियर बराबर क्या होती है, तो एम्पियर बराबर जो होती है सो कूलॉम बराबर कूलॉम बटा सेकेंड होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर्मूला भी पूछ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि सदिश राशि और अदिश राशि, तो सदिश राशि और अदिश राशि में उसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा नहीं तो इससे क्वेश्चन आएगा। तो विद्युत धारा जो है एक प्रकार की क्या है, तो विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है, ठीक है। इसका इकाई क्या होती है, तो एम्पियर होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, तो हम लोग जानते हैं आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बल का हम लोग एसआई मात्रक जानते हैं कि न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब, हम लोग सभी जानते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन उगम की इकाई समान नहीं है, तो समान और विषम यानी कि किसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका इकाई जो है एक समान है और किसका एक समान नहीं है। तो बल और दाब का एसआई मात्रा जो होती क्या होती है, समान होती है। जैसे दूरी और विस्थापन का एसआई मात्रा क्या होती है, मीटर, इसका क्या होगा, समान हो गया। चाल और वेग का, तो इसका भी समान होता है मीटर, वेग का मीटर पर सेकंड, तो वेग का भी होता है मीटर पर सेकंड। तो बल का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, पास्कल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा, क्योंकि समान नहीं होगा। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे मीटर पर सेकंड जो होती है चाल और वेग का होती है, जूल जो होती है सो कार्य का भी होती है, ऊर्जा की भी होती है। अब हम लोग दूरी और विस्थापन, तो दूरी और विस्थापन किसका होती है, जैसे कि जानते हैं मीटर होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि बल का एसआई मात्रक जो होती है वो तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होती है और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होती है। निम्नलिखित में से किन उगम की एसआई इकाई जो होती है वह समान होती है, तो अभी कार्य और ऊर्जा को क्या पढ़ें कि जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन के साथ साथ आंसर भी लिखा हुआ है तो इस तरह हो रहा है, नहीं, आप लोग को करना है ऑप्शन के साथ साथ आंसर भी देखना है और पूरे ऑप्शन को कवर करना है, ताकि एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो यहाँ से लगना चाहिए, क्वेश्चन फंसना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने की, ठीक है,
किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका इकाई का उपयोग किया जाता है। तो किसी पदार्थ को हम लोग किस में मापते हैं, मोल में नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पदार्थ की मात्रा जो होती है सो मोल में होती है, और कार्य और ऊर्जा की जो मात्रा जो होती है जूल होती है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका एसआई यूनिट जो होती है सो टेस्ला होती है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है। तो एक हॉर्स का पावर जो होती है वह 746 वाट के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे दिखेगा वह सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। तो बड़ी मशीनों की शक्ति का हॉर्स पावर जो होती है वह किसमें व्यक्त करते हैं। तो बड़ी मशीनों की शक्ति को हॉर्स पावर यानी कि शक्ति में व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है कि ये किलो वाट घंटा बराबर क्या होती है। तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। अब हम लोग देख सकते हैं एक डायोप्टर जो होती है वह किसके बराबर होती है। तो एक डायोप्टर बराबर जैसे कि बोलते हैं 1/मीटर, ठीक है, इतना होता है एक डायोप्टर बराबर। यदि यह m ऊपर आता है तो -1 लेके आता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया है। तो 1 मीटर जो होती है 1/मीटर जो होती है। अब देखते हैं वो ऑप्शन किस में है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता यानी कि पावर बराबर क्या होती है। तो 1/f यानी कि 1 फोकस दूरी, ये फॉर्मूला है, पूछा जाता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। एक डायोप्टर बराबर कितना हो गया। तो 1/मीटर होता है। अब 1 न्यूटन, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1 न्यूटन जो बराबर जो होता है वह 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको यदि हम शॉर्ट में लिखेंगे तो 1 किलोग्राम लिखेंगे, 1 किलोग्राम मीटर, 1 मीटर, कुछ 1 नहीं तो वहाँ 1 है, ठीक है, 1 मीटर सेकेंड ऊपर जाएगा तो स्क्वायर। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्यों उस तरह लिखते हैं समझिए। बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। त्वरण को किस में मापते हैं। तो किलोग्राम में मापते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है। तो त्वरण का जो होता है सो मीटर बटा पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे किलोग्राम मीटर और ऊपर मतलब बटा से ऊपर चल गया है तो माइनस स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से निकल कर आता है। अब देखते हैं 1 पिकोमीटर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 पिकोमीटर बराबर जो होती है वह कितने के बराबर होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि 10⁻⁻12 जो होती है वह 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। पिकोमीटर और माइक्रो हो गया। अब देखते हैं ये चार्ट आप लोग को याद रखना है कि यदि 10⁻³ देखें तो मिली, ठीक है, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6, नैनोमीटर 10⁻⁻⁻9, पिकोमीटर 10⁻12, 10⁻15 फेक्टोमीटर, 10⁻18 एटोमीटर। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं 1 जूल बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल होता है। जूल होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो 1 जूल बराबर न्यूटन और मीटर होता है। जूल बराबर न्यूटन मीटर होता है। कैसे होता है। तो कार्य बराबर क्या हो गया। कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। तो विस्थापन मतलब दूरी, तो दूरी को किस में मापते हैं, मीटर, और बल का क्या हो गया, न्यूटन, और कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल। तो 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर, ध्यान रखिएगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आर्द्रता को हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे हम लोग को क्वेश्चन लगाना है, यानी कि छोड़ना नहीं है। और क्वेश्चन यहीं से रिपीट होती है
क्योंकि जो क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया है वहाँ से क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं, आर्द्रता को मापने के लिए वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। द्रव का आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं और उसमें विकिरण का मात्रा मापने के लिए वोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ओडोमीटर जो होती है सो एक ऐसा उपकरण होती है जिसका उपयोग गाड़ियों में, जैसे कि दूरी तय करती है, वो तो दूरी तय करती कितना दूरी प्रयोग किया तो उसके लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। जैसे कि स्पीडोमीटर जो होती है वो गाड़ी में लगी का स्पीड को मापता है और टैकोमीटर जो होती है वो वायुयान की गति में मापने के में कार्य करती है, जो वायुयान होती है उसमें। और लेकिन वायुयान की जो ऊंचाई को मापते हैं वह किससे मापते हैं, तो अल्टीमीटर से मापते हैं। तो वायु की गति को मापने के लिए निम्नलिखित से किसका प्रयोग करते हैं, तो वायु की गति एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। तो सारा क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटने वाला है। या मीटर हो गया, विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए आममीटर का प्रयोग करते हैं। वर्षा मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं और मानव शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को इतना कवर करना है क्योंकि यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन यही सब आता है। कार्य, अब देखते हैं कार्य में क्या होती है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि, ठीक है। तो जब कोई दिशा नहीं होती है, जिसमें कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होती है, तो वह क्या होती है। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा कि जिसमें केवल परिमाण होता है वह एक अदिश राशि होती है, यानी कि दिशा नहीं होती है। तो कार्य किधर भी कर सकते हैं, तो कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अदिश राशि में का डिफिनेशन जो है सो क्या है, तो अदिश राशि एक ऐसी राशि होती है जिनमें से केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। किसी वस्तु को बल लगाकर, चलो इसको हटाओ। अब देखते हैं सदिश इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि का उदाहरण क्या होती है, तो सदिश राशि में दोनों होता है। जैसे कि अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, लेकिन सदिश राशि में परिमाण और दिशा क्या बोलते हैं, परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो वह सदिश राशि होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। सदिश राशि का एक उदाहरण क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सदिश राशि। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण क्या है, सदिश राशि। तो वेग क्या होगा, सदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सदिश राशि हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बल हो गया, भार हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, कौन सी राशि है, सारी सदिश राशि होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो इसमें अदिश राशि कौन है। अभी हम लोग पढ़ें कि बल जो से कैसा है, सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है, जिसमें वे रहेगा क्या है, सदिश राशि है। कुछ होता है जो अपवाद होता है, तो वी और वे, तो ये हो गया सदिश राशि, ये सदिश राशि, ये सदिश राशि। द्रव्यमान क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। तो अदिश राशि में ऐसी भौतिक राशियां होती है जिनमें केवल मात्रा होती है, दिशा नहीं होती। द्रव्यमान हम किधर गिरेगा हमको क्या मालूम। अब देखते हैं जैसे कि चाल हो गया, घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, आयतन हो गया, शक्ति हो गया, क्या हो गया, सारा सदिश राशि हो गया। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो कार्य करेंगे तब क्या जरूरी होती है, ऊर्जा की जरूरी होती है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। किसी वस्तु की, तो जूल जो हो से क्या होगा, तो जूल हम लोग अभी क्या पढ़ें कि वी हो गया, वे हो गया, बा हो गया, उसमें क्या आता है, वह सदिश राशि होती है। तो जूल जो से यानी कि जूल जो से क्या होती है, या अदिश राशि होगी। ऊर्जा जो से क्या है, अदिश राशि है।
अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। तो हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु यदि वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य जो होता है वह शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो मान लो यह कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य जिस पर आप काम किए, ठीक है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि वस्तु का जो द्रव्यमान होगा उस पर ही निर्भर नहीं करता है। उसके अलावा उसमें प्रयुक्त बल होता है, बल लगता है तब उसका विस्थापन होता है। ठीक है, विस्थापन हो जाता है। बल और विस्थापन के बीच कौन होता है, तो उसका जो निर्भर जो नहीं करता है वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी के साथ सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है कार्य क्या कहलाता है। तो कार्य क्या कहलाता है, तो जब बल और विस्थापन लगता है तभी तो कार्य कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से क्या कार्य का गुण नहीं है। तो कार्य का गुण क्या नहीं है, यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है कि कार्य का गुण जो है वह क्या नहीं है। तो कार्य क्या है, तो कार्य जो है से क्या सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो कार्य जो है सो एक अदिश राशि है, तो सदिश राशि नहीं है। तो इसका कार्य जो है से इसका कार्य का गुण नहीं है। तो कार्य की दिशा होती है। तो जब हम लोग जानते हैं कि जब कोई अदिश राशि होती है तो क्या इसमें दिशा होती है, नहीं होती है, इसमें केवल परिमाण होती है। तो कार्य का केवल परिणाम होता है, ये सही हो गया। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना, तो विस्थापन होना जरूरी है। अब देखते हैं कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्य की दिशा होती है तो यही इसका गुण नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर यानी कि कार्य करने की दर यानी कि कैपेसिटी, तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शक्ति बराबर क्या होती है, कार्य बटा समय होती है। शक्ति का सूत्र क्या होती है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कार्य बटा समय शक्ति का सूत्र होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, जरूर इसको ध्यान में रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। तो क्या शक्ति जो होती है सो दर कहलाती है, अभी तो हम लोग डिस्कस किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं औसत शक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो औसत शक्ति बराबर जो होती है वो आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे कि औसत चाल बराबर जो होता है सो क्या होता है, औसत चाल बराबर जो होता है सो क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है यानी कि कुल कितना उसमें लगा हुआ है और कितना आदमी है, ठीक है, वो होता है औसत। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कुल ऊर्जा यानी कि औसत शक्ति निम्नलिखित में से क्या, तो औसत शक्ति, तो कुल लिया गया कुल समय नहीं, कुल प्रयुक्त ऊर्जा, उसके बाद डिवाइड किसके करना पड़ता है यानी कि कितने टाइम में किया गया है। जैसे कि अभी हम लोग को औसत निकालने का रहता है 5, तो 5 1 2 3 4 5 का औसत निकालने का रहता है। इसको क्या करते हैं ऊपर में पूरा ऐड कर देते हैं, 5 4 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 और 2 14 यानी कि
15 हो गया, कितना 1 2 3 4 5, तब इस प्रकार से औसत निकलता है। तो इसलिए इसका औसत जो निकलेगा कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता है, क्योंकि औसत शक्ति बराबर आप यहाँ पे देख सकते हैं आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो ध्यान रखिएगा आंतरिक ऊर्जा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा कब होती है, जब गतिज ऊर्जा मिलती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिल जाती है तब आंतरिक ऊर्जा के निर्माण हो जाती है। तो आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के। आप यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं आंतरिक कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, यानी कि आंतरिक कार्य द्वारा प्राप्त जो हमें ऊर्जा मिलता है उसे हम लोग आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और आंतरिक ऊर्जा जो होती है वह 2 प्रकार की होती है, और दोनों जो मिलता है गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा मिलता है तब आंतरिक ऊर्जा का, यानी कि आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। और तो आप ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो एक यानी कि स्थिति या आकृति में, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि घड़ी हो गया, ठीक है, घड़ी हो गया, तो बोलता है स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, यानी किसी भी वस्तु में एक निहित ऊर्जा है और वह अपने मन से चलते रहता है, तो उसी को तो स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आगे हैं अगला क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि अभी स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से ये क्वेश्चन पक्का बनता है। तो चलिए बात करते हैं, यदि किसी वस्तु में विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि घड़ी की चाबी, अभी हम उदाहरण भी लिए थे कि घड़ी की चाबी हो गया, ठीक है, उसमें ऊर्जा संचित कर दिए तब तो वो चल रहा है, तो उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक एक संकुचित स्प्रिंग में संचित ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध में पानी जो एकत्रित करता है जल, वो जल में कौन सा ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास ऊर्जा, यानी कि ऊपर उठाए गए है हुआ है, यानी कि एक ही जगह उसको उठाए हुए है, तो उसमें कौन ऊर्जा रहेगा, स्थितिज ऊर्जा रहेगा। लेकिन गतिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, यानी कि बहता हुआ, ठीक है, चलता हुआ। तो यदि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो वह गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि बहता हुआ जल एक कार्य कर सकती है, ये हो गया गतिज ऊर्जा। और फिर गिरता हुआ पत्थर, घूमता हुआ पत्थर पहिया, ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अब देखते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का कथन कहता है कि आप ना तो इसे नष्ट कर सकते हैं और ना तो इसका निर्माण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऊर्जा का तो ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। अब देखते हैं ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो होती है वह क्या होती है। तो ऊर्जा का सबसे ऐसा मात्रा जो होती है सो जूल होती है। तो जूल बराबर क्या होती है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सा इकाई पूछा है, व्यावसायिक इकाई, तो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई जो होती है वह किलोवाट घंटा होती है और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। एक खींचे हुए धनुष से, ठीक है, यानी धनुष आप खींचे हुए हैं, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। तो धनुष की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, तो जैसे कि आप खींचे अब उसको छोड़ दिए तो किस में गति होने लगेगा, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जैसे कि एक खींचे हुए धनुष से, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्थिति ऊर्जा रहती है। धनुष की डोरी को जैसे ही छोड़ा जाता है उसे
तो उससे से तीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। तो जिससे ऊर्जा प्राप्त हो जाता है तो क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा। एक गतिशील वस्तु को गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गतिशील वस्तु यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर, ठीक है, किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, 1/2 mv² जो होती है, क्या होती है? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्माण करती है? यानी कि द्रव्यमान हो गया और वेग, वेलोसिटी। तो द्रव्यमान एवं वेग, तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे आपको दिखेगा द्रव्यमान एवं वेग, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। एक गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होती है किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेलोसिटी यानी कि वेग पर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे संचित ऊर्जा, तो उसमें संचित ऊर्जा जो होती है वह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो जैसे कि अभी हमने बताया, ठीक उसी तरह से इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्भर किससे करती है? काइनेटिक ऊर्जा बराबर जो होती है 1/2 mv² होती है, तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? अभी हम लोग डिस्कस, हथौड़ा जो से उठाए हुए हैं वो उठाए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, जैसे कि अभी बात किए थे स्थिति ऊर्जा लेकर और गतिज ऊर्जा के ऊपर लेकर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो एक संकुचित स्प्रिंग, इसमें क्या होगी? एक स्थितिज ऊर्जा होगी। उठाया हुआ हथौड़ा स्थितिज ऊर्जा, बांध में संचित स्थितिज ऊर्जा, बहता हुआ पानी गति है, तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होती है? तो mgh होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा, mgh। m से हो गया मास द्रव्यमान, g से हो गया गुरुत्वीय त्वरण, h से हो गया हाइट, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर अब चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई के साथ, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है, 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? आंतरिक ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो ऊंचाई के साथ घटना बढ़ना किसका काम है? स्थितिज ऊर्जा का काम है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। पूछेगा क्वेश्चन कि ऊंचाई के साथ बढ़ना या घटना किसका काम है? तो स्थितिज ऊर्जा की काम है। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा जो होती है वस्तु के भार इंटू ऊंचाई के बराबर होता है। तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा U बराबर mgh, mg मतलब वस्तु के भार और h मतलब हाइट, ऊंचाई, ठीक है। हम कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का मान जो होती है ऊंचाई के बढ़ने पर बढ़ता है, यानी कि स्थिति ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का मान जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, mgh, ठीक है। अब देखते हैं कह सकते स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ना तो ऊंचाई बढ़ना। स्थितिज ऊर्जा का यदि यानी कि स्थिति ऊर्जा जब बढ़ती है तब इसका ऊंचाई भी बढ़ती है, लेकिन स्थिति ऊर्जा जब घटती है तब इसका हाइट भी घटती है। तो ये किसका हो गया? स्थितिज ऊर्जा का हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया। हाँ, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो ऊंचाई के साथ कौन बढ़ता है घटता है? तो स्थितिज ऊर्जा घटता और बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया क्या होती है?
तो दो वस्तुओं का मध्य यानी कि एक वस्तु यहाँ और एक वस्तु के यहाँ, तो जब दोनों वस्तु जब यहाँ पे टकराएगी तो दो वस्तुओं के मध्य के बीच परस्पर जो होगी तो क्या होगा, बल के कारण होगा। तो दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया क्या होगी, तो बल होगी। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। दो पिंडों के बीच बल जो होती है, दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसी होती है, तो ध्यान रखिएगा जब दो पिंड होती है तो उसका बल जो होती है समान होती है और विपरीत दिशा में भी प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी के साथ चला जाएगा, यानी कि दो पिंडों का बीच का बल सदैव समान होगा एवं विपरीत दिशा में लगा रहेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, यदि एक वस्तु, ठीक है, मान लीजिए एक वस्तु है और देखते हैं दोनों सिरों से इसे पकड़कर खींचा जाता है, तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है, तो इस पर लागू बल जो होती है तो खिंचाव तो कहेंगे, यानी कि एक वस्तु है, एक इधर से खींच रहा है एक इधर से खींच रहा है, तो खींचने वाला काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कहाँ पे, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान को किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और तक किसका होता है, बल का। तो ऑप्शन नंबर बल कहाँ पे है, ये में है, और यदि इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड माइनस स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, जो हमेशा जोड़े में होता है, कौन नहीं अकेले होता है, तो ध्यान दीजिएगा बल जो होता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, तो बल जो होता है वह कभी अकेले नहीं होता है, क्योंकि बल जो होती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकृति में मूल रूप से बल के कितने प्रकार होते हैं, तो अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रमुख बल होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बकीय बल, नाभिकीय बल, ये सारी आप देख सकते हैं। द्रव्यमान आप देख सकते हैं, द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, एम से डिनोट करते हैं, एम से। द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल जो होगा सो क्या होगा, तो प्रयुक्त बल बराबर, ठीक है, प्रयुक्त बल। तो अभी हम लोग क्या होगा कि द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ें कि त्वरण बराबर जो होता है सो मीटर पर सेकेंड होता है ना, हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण से गतिशील है, किससे, त्वरण से गतिशील है, तो उस पर प्रयुक्त बल जो होगा सो क्या होगा, तो प्रयुक्त बल जो होगा से यानी कि द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया है, तो डी में दिया गया है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने की बावजूद भी उसकी आकार में परिवर्तन ना होने का गुण क्या कहलाता है, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने पर, ठीक है, तो किसी पदार्थ के ऊपर मान लो यह वस्तु है, इस पर यदि हम बाह्य बल लगाते हैं, ठीक है, तो बाह्य बल लगाने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है, उसका यदि आकार में परिवर्तन नहीं होता है, बाह्य बल हम लगा दिए, उसका आकार में परिवर्तन नहीं होती तो वो क्या कहलाती है, तो कोई वस्तु पर यदि हम बाह्य बल लगाते हैं और जो जैसा कि तैसे रह जाता है, उसका आकार में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम कठोर कहते हैं, यानी दृढ़ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। अब देखते हैं किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है, तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में जाना जाता है,
तो कैसे जानते हैं, त्वरण के रूप में जानते हैं या किस में जानते हैं? तो चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब कोई वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो उसे हम लोग जानते हैं भार के रूप में। तो एक प्रकार का बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित होता है, वह भार कहलाता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल उस वस्तु का भार कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब कोई वस्तु पर गुरुत्वीय बल लगता है तो उस वस्तु का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तब उस वस्तु का भार जो होती है वह mg के बराबर होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी बलों में होता है। तो बल क्या है? बल जो से एक प्रकार का सदिश राशि है, तो इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किस राशि का मान, किस राशि का मान स्थान है बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होता है? तो द्रव्यमान जो होती है उसको बदलने पर भी परिवर्तन नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। प्रत्येक स्थान पर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होती है वह सदैव स्थिर तो नियत रहती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रत्येक स्थान पर वस्तु का द्रव्यमान जो होती है वह कैसा रहती है? तो सदैव स्थिर यानी कि नियत रहती है। जबकि किसी वस्तु का भार जो होती है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तन होती है। यानी कि वस्तु का भार जो होती है वह गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है, जिसके कारण से वह बदलती है। किसी वस्तु के जड़त्व को मापने के लिए निम्न में से क्या इकाई? तो किसी वस्तु के जड़त्व को मापते हैं किसके द्वारा? तो द्रव्यमान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन पूछाता है कि किसी वस्तु का जड़त्व जो होती है उसके जड़त्व जो होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यानी कि मान लो एक वस्तु है, इसका जड़त्व जो होगा किस पर निर्भर करेगा? इसी का द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। अब देखते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। तो हम लोग सभी जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो क्या हो जाएगा? घनत्व कहाँ पे है? यहाँ ऑप्शन नंबर बी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन को जैसे वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से लिखा गया है। डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, और द्रव्यमान को डिनोट करते हैं एम से, और घनत्व यानी कि वॉल्यूम से भी को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं घनत्व कैसा है। तो घनत्व जानते हैं कि एक प्रकार से अदिश राशि है, या क्या था? अपवाद में था। ठीक है, अपवाद में घनत्व क्या है? अपवाद में अदिश राशि है, जैसे कि वह भी वीक से निकाले थे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि बल F और त्वरण दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। अरे पगला, यदि बल दिया गया है और द्रव्यमान भी दिया गया है तो वस्तु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? रे बल बटा त्वरण होता है। तो कि कौन नहीं निकाल पाएगा? सब लोग निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला यही होता है द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र। तो द्रव्यमान बटा बल बटा त्वरण, यही इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है? F बटा ए। कौन सा ऑप्शन में दिखने को मिल रहा है? बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है डरने का। किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। अरे पगला, अभी तो ही डिस्कस कर चुके थे कि कोई वस्तु का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। क्या है? द्रव्यमान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एक ही क्वेश्चन में कितना बार पूछेगा यार? बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरह पढ़कर जाओ कि लगेगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। एकदम क्वेश्चन टिका दो एकदम फटाफट। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? यानी कि वेग समय ग्राफ
वेग समय ग्राफ रेखा का ढलान क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, त्वरण जो होती है इसका एक बार इसको थ्योरी समझना पड़ेगा। वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान जो होती है वह त्वरण कहलाती है। यदि किसी गतिशील वस्तु को, जैसे त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। तो त्वरण क्या है? त्वरण भी एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। बल बट्टा द्रव्यमान, बल बट्टा द्रव्यमान, तो हम लोग क्या समझें? त्वरण, त्वरण बराबर बल बटा द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बच्चा बच्चा जानता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चाल बराबर। तो चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटा समय होती है। तो चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है, इसका इकाई जो होती है इसे मीटर पर सेकंड होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ साथ इसकी गति भी निर्दिष्ट करती है? चाल के साथ साथ इसकी गति भी निर्देश करती है, तो वेग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेग जो होती है चाल के साथ साथ इसकी गति को भी निर्दिष्ट करती है। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय यानी कि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे असमान गति कहेंगे। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है? यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती, असमान दूरी, तो असमान दूरी तय करती तो समान गति कहेंगे। समान दूरी तय करती है तो समान गति कहेंगे। इसमें क्या है? इसी टाइप तो क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती तो समान गति कहते हैं। इसमें कौन सी डरने की बात है? औसत चाल और औसत वेग डैश वस्तु की गति को दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि औसत चाल और औसत वेग जो होती है वह किसका? डैश वस्तु की गति को दर्शाते हैं। यानी कि हम लोग जानते हैं कि दिए गए समय अंतराल के दौरान को वही सब दर्शाते हैं। कौन कौन? औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल बराबर होता है जैसे कि कितना कुल दूरी चले, कुल कितना समय लगा। औसत वेग होता है कि कुल विस्थापन कितना किया और कुल कितना समय लगा। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अरे अरे अरे, यही क्वेश्चन तो पूछा गया था। यही क्वेश्चन तो रिपीट होता है। जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है दूरी, ध्यान रखिएगा, कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन को हम लोग को देखने के मिल रहा है स्क्रीन पर कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अब देखते हैं। दूरी एक ऐसा राशि है, अदिश राशि है, जो सदैव धनात्मक होती है या कभी ऋणात्मक नहीं होती है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य, यानी कि यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस यदि शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन जो होगा वह कितना होगा? अरे पगला, जब दूरी उसका समान है, शून्य है, तो विस्थापन कितना होगा? शून्य ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। शून्य आने की हो भी सकता है तो नहीं हो सकता। कैसे नहीं होगा? यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। विस्थापन क्या है? जिसमें वी है, सदिश राशि है। विस्थापन जो है इसे क्या करती है? किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति के मध्य का अंतर होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? हे भगवान, समय के साथ ठीक है, वेग, समय के साथ वेग दिखाने वाला। ठीक है, तो जैसे कि इसका ग्राफ क्या आ जाएगा? तो इसका ग्राफ जिसे कहलाएगा समय के साथ क्या क्या दिखा रहा है? समय के साथ किसी वस्तु को वेग दिखाने वाला ग्राफ को तो क्या कहेंगे? वेग समय ग्राफ कहेंगे।
क्या कहेंगे? वेग समय ग्राफ कहेंगे। बहुत आंसर इस क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से देख सकते हैं, समय हो गया वेग, वेग समय ग्राफ हो गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना। वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है? वेग और समय का गुणनफल, तो वेग और समय का गुणनफल यानी कि वेलोसिटी वेग और समय का गुणनफल जो प्रदान करता है वह क्या करता है? तो विस्थापन प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु में क्या होती है? तो तत्कालिक वेग और वस्तु का वेग बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? जब तो दोनों का त्वरण जब होती है शून्य होती है तब वह बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? यानी कि त्वरण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये, यानी कि त्वरण जो होना चाहिए वह शून्य होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग को यानी कि न्यूटन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? मीटर मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो द्रव्यमान इंटू वेग। किस पर? द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान को क्या करते हैं? जैसे मास हो गया और इंटू वेलोसिटी को हम लोग क्या करते हैं? मीटर पर सेकेंड में मापते हैं। तो ये मीटर हो गया और ये किलोग्राम, किलोग्राम मीटर हो गया। तो पूछेगा कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं? तो किलोग्राम मीटर। तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो चलिए, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला जो होती है वह मास इंटू वेग होती है। अब देखते हैं किसका इकाई जो होती है सो क्या होती है? तो किलोमीटर होता है ना, किलोमीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही है? एक गतिमान वस्तु का संवेग, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गतिमान वस्तु का संवेग जो होती है सो क्या होती है? चलिए, थोड़ा थ्योरी भी समझना पड़ेगा, कि एक, मान लीजिए एक गतिमान वस्तु का संवेग जो है कुछ कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होती है? तो चलिए उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि गतिमान वस्तु का संवेग जो होती है उसका द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जब कोई वस्तु, ठीक है, गतिमान में हो तो गतिमान वस्तु का संवेग जो होती है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि संवेग को हम लोग किस में डिनोट करते हैं? P से, और द्रव्यमान को M से और वेग को V से। तो किसी भी वस्तु के संवेग जो निर्भर करती है उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक टकराव में क्या होती है? तो एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी में टकराव होती है तो संवेग में हमेशा बचत की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है, क्योंकि संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार कहा जाता है जब दो या इससे अधिक वस्तुओं को संकाय पर कोई बाहर बल कार्य ना कर रहे हो तब संकाय का संयुक्त संवेग जो होती है वह अपरिवर्तित रहता है। अब हम लोग देखते हैं, यदि संवेग P है, ठीक है, यदि संवेग P, यानी कि संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं। यदि संवेग और वेग दिया हुआ है तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिएगा। तो द्रव्यमान का सूत्र क्या होती है? तो द्रव्यमान यानी कि हम लोग अभी किसी प्रकार से संवेग का फॉर्मूला क्या होती है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो हम लोग को क्या निकालना है? द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान जब इधर लिखेंगे तो संवेग बटा वेग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे देखने को मिल रहा है?
ये में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं रॉकेट संरक्षण, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। रॉकेट संरक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सेल में विस्फोट के बाद, मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, उसमें विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। जब कोई सेल विस्फोट होता है तो कई टुकड़ों अलग अलग दिशाओं में उड़ जाता है। इस स्थिति में क्या संरक्षित होती है? तो हम लोग जानते हैं संवेग संरक्षित रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र होता है, तो किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र होता है वह क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र जो होता है यानी पथ जो होता है वह परवलय होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? यानी कि न्यूटन के गति का नियम कब दिया गया था? तो 1687 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं यानी कि न्यूटन लॉ। न्यूटन लॉ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस टाइप से पूछा जाता है? तो न्यूटन लॉ जो होती है सो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले न्यूटन लॉ की खोज जो किया गया था 1687 में किया गया था, आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। इसका न्यूटन का गति का नियम जो दिया था आइजैक न्यूटन ने गति का 3 नियम प्रतिपादन किया था। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम में क्या हो गया? जड़त्व का नियम, यानी कि वस्तु जो है सो जड़ पकड़ेगी। वह एक यानी कि जब तक उस पर काम नहीं करेंगे वह ना तो हिलेगी ना तो डुलेगी। तो वो हो गया प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, उसी को कहते हैं हम लोग जड़त्व नियम। अब देखते हैं न्यूटन गति का द्वितीय नियम। तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम जो होती है सो बल, द्रव्यमान तथा त्वरण से संबंधित होती है। बल बराबर मास इंटू एसलेस, ये इसका संबंधित होती है, यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम से फॉर्मूला यानी कि सूत्र निकलता है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम क्या करती है? यानी कि एक्शन रिएक्शन, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन बताती है? न्यूटन की तृतीय नियम बताती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन गति के पहले नियम को दर्शाता है? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। न्यूटन गति के पहले नियम जो दर्शाता है वह कौन सा नियम आप देख सकते हैं। रॉकेट लॉन्च करना, क्या रॉकेट लॉन्च करेंगे या प्रथम नियम है? रॉकेट लॉन्च करना, जैसे कि लॉन्च करेंगे तो एक्शन यानी कि पीछे भी झटका मारेगा आगे भी बढ़ेगा, तो न्यूटन का तृतीय नियम हो जाता है। तो फिर संवेग संरक्षण पर कार्य करेगी। जब हम पेंडल चलाना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि न्यूटन गति के पहले नियम को दर्शाता है। ठीक है, अब देखते हैं तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब आतरियों को पीछे की ओर झटका लगना। तो यही तो इसका प्रथम नियम है। प्रथम नियम होती है कि जब तक कोई वस्तु को झटका ना लगे, हटाया ना जाए, चलाया ना जाए, उसी को हम लोग प्रथम नियम कहते हैं। जब तक वो अपना यानी कि वो जड़त में है तो जड़त नियम रहेगा, चल रहा है तो चलते रहेगा, और बंद है तो बंद रहेगा, बैठा है तो बैठे रहेगा, चलता है तो चलते रहेगा, जब तक उस पर कोई बाहर का कार्य नहीं किया जाएगा। न्यूटन गति का प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन गति का प्रथम नियम ये बताता है कि यदि कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, वह विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर।
तो न्यूटन का प्रथम नियम यही बताता है कि जब कोई वस्तु गतिशील में है तो वह गतिशील में रहेगा, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, जब तक उस पर बाहरी बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं न्यूटन गति के पहले नियम के प्रमुख उदाहरण। कुछ इस प्रकार से उसका उदाहरण है न्यूटन गति का प्रथम नियम का, जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। जितना हम टॉपिक जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। वैसे रोजगार विद अंकित सर का स्टूडेंट टॉपर मतलब वहाँ से ज़्यादा नहीं निकलते हैं, इसी टाइप से निकलते हैं क्योंकि उसके बुक ही सेलेक्टेड बुक है। अब हम लोग देखते हैं रुकी हुई बस, यानी कि रुकी हुई बस को आप झटका दिए तब वो कौन नियम हो गया? पहला नियम। चलती हुई बस के अचानक ठहर जाने पर क्या हो गया? पहला नियम। पेड़ की टहनियों को हिलाने पर, यानी कि कोई भी वस्तु है जिसके ऊपर आप कार्य कर दिए वही बल का पहला नियम हो गया। बल की परिभाषा जो निकलता है न्यूटन गति के पहले नियम से निकलता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बल की परिभाषा जो मिलता है किससे मिलता है? तो न्यूटन गति के पहले नियम से मिलता है। किसी वस्तु के स्वयं परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु के स्वयं में परिवर्तन की दर बल की दिशा के आरोपित में असंतुलित बल के समानुपाती होती है। तो ध्यान दीजिएगा न्यूटन की दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु का स्वयं परिवर्तन की दर जो होती है उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो इसका जो समानुपाती होती है आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। तो इसका आंसर जो होगा सो किसके साथ हो जाएगा? न्यूटन गति के दूसरा नियम के साथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन की गति का नियम ही कहता है कि किसी वस्तु के स्वयं परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। वस्तु के स्वयं में परिवर्तन बल की दिशा में होती है। अन्य शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान एवं बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल का व्यंजक जो होती है न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त हुआ है? तो हुआ है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण जो इसे क्या है? तो F = ma है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तीसरे नियम के लिए तो तीसरा नियम क्या कहती है? न्यूटन का गति के जो तीसरा नियम कहती है वह अभी हम लोग क्या बताएं कि एक्शन रिएक्शन। क्या? एक्शन रिएक्शन। तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। जैसे कि पानी में तैरना, तृतीय नियम पर तैरना, न्यूटन गति के तृतीय नियम पर पानी हम लोग पीछे धकेलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन गति का तीसरा नियम यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान लेकिन विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अन्य शब्दों में किन्हीं दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया, इनमें से एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है उतना ही बल दूसरी वस्तु वह विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। न्यूटन गति के तीसरे नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन गति के तीसरे नियम का प्रमुख उदाहरण है जैसे कि बंदूक से गोली चलना, झटका पीछे भी लगती है, नाव को पानी में चलाना, पीछे की ओर पानी धकेलना, कुएं से पानी खींचना, रस्सी टूटते रस्सी पीछे खींचते हैं, ये सब क्या हो गया? रिएक्शन, यानी कि एक्शन रिएक्शन न्यूटन गति के तृतीय नियम पर आधारित है। तो गाइज आज की क्लास हम लोग को यहीं तक एंड करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी तरह से और पूरा क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सके।